So my dear students, now we shall discuss about compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आप जानते हैं, लैब में आपने देखा होगा। एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो तरह के लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है ना। इसमें दो लेंसेज होते हैं। पहले तो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो पहले हम रे डायग्राम बना लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। रे डायग्राम एक शॉर्ट फोकल लेंथ का हम क्या करते हैं, शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब क्या, फोकल लेंथ इसका कम है तो पावर ज्यादा होगा। ये थोड़ा थोड़ा हो गया सीधा सा शॉर्ट फोकल लेंथ का एक लेंस ले लेते हैं। शॉर्ट फोकल लेंथ मोटा होगा क्योंकि इसका पावर ज्यादा होगा, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मान लो इसका फोकल लेंथ है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, द लेंस व्हिच इज टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव लेंस का देखो अपर्चर का मतलब जो हिस्सा लाइट के सामने पड़ेगा वो ये साइज है। अपर्चर क्या है, छोटा। व्हाई द अपर्चर इज स्मॉल, सो दैट it can focus only that object which is to be magnified। क्योंकि माइक्रोस्कोप से जानते हैं आप, छोटी छोटी चीजों को हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। जैसे फंगस हो गया या बाकी आप स्टेन करते हैं सेल्स को, टिश्यूज को, उसको जो है मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो अगर ये बहुत बड़ा होगा तो पता चला सेल के साथ इसके बगल में कोई टुकड़ा है पत्थर का, उसको भी खूब बड़ा करके दिखाई देगा। इसके बगल में जो दूध का कण है उसको भी खूब बड़ा करके दिखा देगा। इसलिए इस अपर्चर को छोटा रखते हैं ताकि ये केवल फोकस उसी को करे, उसी ऑब्जेक्ट को जो हमारा डिजायर है, ठीक है। इसलिए इसका अपर्चर छोटा रखते हैं और फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, वो शॉर्ट होती है, पावर क्या होती है, क्या होती है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम अपने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। स्मॉल दिखा रहे हैं इस वजह से कि आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ये करेगा, लार्ज करके दिखाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच enlarge the small objects। तो ये एक पैरेलल बीम है और ये आपका O1 मान लीजिए, दिस इज O1 ऑप्टिकल सेंटर। और ये हो गया, दिस इज आल्सो FO, यहाँ से गुजर गई, ठीक है। अनदर लाइट ये गई यहाँ, तो ये इसका रियल इमेज फॉर्म हो गई A' B'। तो अभी कोई खास बड़ा तो इसने किया नहीं, कोई खास बड़ा इसने तो किया नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको और बड़ा किया जाए ताकि हम साफ साफ छोटी सी चीज को देख सकें। हम क्या करेंगे, एक और लेंस ले आएंगे। उस लेंस की खासियत ये होगी कि वो लेंस का अपर्चर बड़ा होगा और ये लेंस देखो पतला है ना, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा होने का मतलब इसका पावर कम होगा, इसके कंपैरिजन में इसका पावर कम होगा। यही चीजें ध्यान में देनी है। इसको मोटा आपको दिखाना है और छोटा दिखाना है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अभी प्रॉपर्टी हम लिखवा रहे हैं और ये डायग्राम बना रहे हैं। अब देखिए दो तरीके हैं फाइनल डायग्राम ड्रॉ करने के। एक तो ये है कि ये लाइन कहाँ गई, यहाँ गई। अब एक लाइन कहाँ गई, एक तो यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें इधर और एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ कर दें, ये गया इधर। अब देखिए ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। फाइनल इमेज जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। दूसरा तरीका ये है जो आप पहले जान चुके हैं कि ये लाइट रे है आपकी, ये
लाइट रे है, तो ये लाइट रे जो है यहाँ से अगर एक पैरेलल लाइट रे अगर यहाँ से गुजर रही है, एक दूसरा तरीका अपनाने का ये है, ये आप जानते हो ये आईपीस है। अगर किसी लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आइडियल ग्लास बीच बनेगा। यहाँ से जो पैरेलल लाइट मिल जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से गुजरना चाहिए, एफपी से गुजरना चाहिए, तो ये एफपी मान लो इसका यहाँ पे है, तो चलो ये हमने क्या किया, इसको एफपी यहाँ से गुजार दिया। अनदर लाइट रे वो कहाँ से गुजरेगी, वो गुजरेगी यहाँ से, ये स्ट्रेट जाएगी और देखो ये भी जाएगी वहीं गिरेगी। तो दोनों मेथड में से जो आपको पसंद आएगा, चाहे ये वाला ये लाइट रे एक्सटेंड किया, ये लाइट रे एक्सटेंड किया और इसको मिला दिया तो ये जाके यहाँ पे मिलेगी, तो चाहे इससे करिएगा, चाहे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो वहां से पास करेंगे फोकस से, अनदर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ आके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इमेज बन जाएगा। इसका नाम हो गया A डबल डैश एंड दिस इज B डबल डैश। याद है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा आवाज पास सा हो गया तो इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर कहा या तो आप ये वाला मेथड अपनाइएगा कि ये वाली लाइन में से नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिएगा और इस ये वाले से ड्रॉ कर दीजिएगा जहां मिलेगा वहीं फाइनल इमेज बनेगा, या फिर यहाँ से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले गया आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से गुजरता फोकल लेंथ से और एक ऑप्टिकल सेंटर से आपने गुजारा, तो ये लाइट रे को आप आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ पे गुजारा, तब भी इमेज देखिए वही बन रहा है जो इसके और इसकी वजह से बना हुआ था। ठीक है ना, ये लाइट रे या ये लाइट रे जो है ऐसे जो गया होता है, ठीक है ना, वो चीज में होता है जो प्रोसेस कर रहा हूँ। चलिए अभी हम इन सारी चीजों को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप जान लें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ध्यान क्या देना है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज की हमें क्या लिखना है कि इट्स फोकल लेंथ इज स्मॉल, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी और अपर्चर भी क्या होगा, छोटा होगा, अपर्चर इज स्मॉल। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आईपीस। आईपीस क्या होता है, जो आंख की तरफ हो, आप कहां से चीज को देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। ठीक है, आईपीस की खासियत क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज फोकल लेंथ इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, लार्ज, एंड अपर्चर इज लार्ज। सीधे क्वेश्चन ये आता है, आपको दो लेंस दे दिया गया, मान लीजिए एक दे दिया गया, एक का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक का अपर्चर है 20 सेंटीमीटर और एक का अपर्चर है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन से लेंस का यूज जो है आप ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे, वो कौन सा का यूज आप जो है आईपीस के लिए करेंगे। जाहिर सी बात है दोनों में फोकल लेंथ छोटा किसका है, यानी पावर किसका है, स्मॉल अपर्चर। इफ फोकल लेंथ इट्स फोकल लेंथ इज स्मॉल यानी पावर इज हाई, पावर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यहाँ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज
इनवर्स रिलेशन होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है ना, पावर इज इक्वल टू क्या कहते हैं 1/n। अब चुनाव करते हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ क्या है, इसका फोकल लेंथ शॉर्ट है, इसका पावर लेंथ ज्यादा है, तो उसका हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करेंगे। और इसका देखो अपर्चर क्या है, छोटा है, जबकि यहाँ देखो इसका जो अपर्चर है वो 20 सेंटीमीटर का है, अपर्चर ज्यादा है और फोकल लेंथ भी इसका क्या है ज्यादा है, इसलिए इसका यूज हम किसके लिए करेंगे, आईपीस के लिए, आईपीस के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, तो हम अभी ये चीजें आपको बता रहे थे समझने के लिए, हमें अभी तो चलना है कहाँ पे, ये सारी चीजें हो। अब हम मैग्नीफिकेशन पे बात करना शुरू करेंगे, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली हैं, अब मैग्नीफिकेशन पे हम बात करना शुरू करेंगे। मैग्नीफिकेशन पे जब बात करेंगे तो देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो आप जानते हैं, है ना। एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात पहले हम कर रहे हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड, एंगल्स सबटेंडेड बाय आई, ठीक है। इट इज एंगल सबटेंडेड बाय आई it is angle subtended by image on eye, ठीक है, with respect to with respect to angle subtended, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं by ऑब्जेक्ट ऑन आई, ठीक है जी। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई, ये मान लो क्या है बीटा, और ऑब्जेक्ट का अल्फा। तो यही आप इस चीज को देख सकते हो, यही की बात हम करते हैं। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है अगर हम ध्यान से देखें हमारा आंख तो यहाँ पे है ना, तो इस पे अगर हम देखो फाइनल इमेज हम एक कंस्ट्रक्शन करें, ये जो बी डैश है ना इसी पे हम बी डैश पे ही एक कंस्ट्रक्शन करें, और यहाँ पे इसको मान लो ये तुम्हारा बी डैश यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पे लिख दिया सी, ठीक है। और बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये कहा कि जो ए बी है इसे थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी बी डैश के बराबर, दोनों एक ही चीजें हैं। सी बी डैश हमारे आंख पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो होगा अल्फा, ठीक है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई वो क्या है अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। एक्चुअली ये यहाँ तो ये एंगल जो ना आंख पे नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया यही इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो ये हमारे आंखों पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा। अच्छा ये आपका क्या है इमेज है, इमेज हमारी आंखों पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, देखिए ये है, ये ट्रायंगल आप देखिए, ये ट्रायंगल दिस ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, ये एंगल क्या है बीटा, ठीक है। तो डायग्राम में थोड़ा काफी हौच पौच हो गया है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। तो दिस इज बीटा, इसका मतलब m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इसमें यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब हम इससे जस्ट आगे चलना शुरू करेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू, देखो बीटा स्मॉल एंगल के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं tan बीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ अपॉन रेडियस हमारे पास जितना है
है जी। आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन रेडियस। तो बीटा की बात करें अगर हम ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ना, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन रेडियस। तो ये बीटा जो है इसका r हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर कितना है, a डबल डैश b डबल डैश, है ना। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल a डबल डैश b डबल डैश a डबल डैश b डबल डैश ओके O2 में। तो ये बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू r क्या है, a डबल डैश b डबल डैश a डबल डैश b डबल डैश अपॉन रेडियस। रेडियस देखो बच्चों कहां से है, यहां से लेके b डबल डैश से लेके O2, तो इसको लिख लेते हैं b डबल डैश O2। ये हो गया कि हमारा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब अल्फा की बात आती है, जो ये AB है ना वो किसके, यहां हम लिखेंगे शुरुआत में ये चीज जरूर लिखेंगे बाय कंसेप्शन, क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू CB डैश, है जी, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी चलिए अब हम अगला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, CB डबल डैश O2। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB डबल डैश O2 सर इन ट्रायंगल CB डबल डैश O2 की बात हम करें तो इस कंडीशन में आप जानते हो कि परपेंडिकुलर आप जानते हो कि बीटा यहां कौन है, अल्फा साहब है, अल्फा साहब के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, r अपॉन रेडियस, तो यहां r कितना है, CB डबल डैश r अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है b डबल डैश O2, b डबल डैश O2। और आपने बाय कंस्ट्रक्शन कहा था कि हम जो है CB डबल डैश को क्या मानेंगे, AB, तो ये हो गया जी AB अपॉन B डबल डैश O2, यहां लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे की तरफ पढ़ लेते हैं। इधर बैठा दें, एंगुलर मैग्नीफिकेशन आपको पता ही दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमसे ये कहा जा रहा था कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। चलिए तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2, है ना, अपॉन अल्फा, यानी डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी b डबल डैश O2 ऊपर चला गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया साहब, नीचे हमारे पास आ गया CB डैश, इसका नाम था AB, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, है जी, ये हमने कैंसिल कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास a डबल डैश b डबल डैश अपॉन AB। चलिए यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी अब हम क्या करें, अगर a डबल डैश b डबल डैश अपॉन AB में ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें a डैश b डैश से और नीचे भी a डैश b डैश से, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन क्यों किया अब देखिएगा। तो ये देखिए a डबल डैश b डबल डैश और यहां ले आइए AB, मतलब a डैश b डैश, और इधर ले आइए a डैश b डैश अपॉन AB। ये क्या है, साइज ऑफ द इमेज, आई पीस की बात हम करते हैं, ये है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आई पीस का मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होगा, साइज ऑफ द इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, a डैश b डैश, तो a डबल डैश b डबल डैश साइज ऑफ द इमेज एंड दिस इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्नीफिकेशन
अच्छा ए डैश बी डैश की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आप ऑब्जेक्टिव लेंस पे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे आप जानते हो कि ए डैश बी डैश इसका क्या था, इमेज था, साइज ऑफ द इमेज, और ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट था। तो ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो होगा एनी मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए टोटल एम क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये हो गया। और एमओ क्या हो गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और एमई क्या हो गया, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस या आई पीस। ठीक है, ये चीजें हो गई। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी तरह से इसका डेरिवेशन होना है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद यही फॉर्मूला जो है कुछ और फॉर्म्स में हमें करना पड़ता है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा। तो एक तरीका जो है, फर्स्ट तरीका ये हो गया। अब सेकंड तरीके पे आते हैं, वो सब आप जानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड तरीका जो है इसी फार्मूले को लिखने का क्या है कि आप जानते हो m इज इक्वल टू, आपने कहा mo इनटू me होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो mo अपॉन me होता है, तो आप तो जानते ही हो ना कि mo इज इक्वल टू कितना होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन u, यही होता है ना जी, v अपॉन u। और ये भी नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि v तो पॉजिटिव है उधर है और u आपने इधर रखा है तो u नेगेटिव है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और अब ये छोड़ दीजिए, ये क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ये निकाला था आपने कि कन्वेक्स लेंस का ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, इसका मैग्निफिकेशन कितना है, 1 + d/f। हाँ जी, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला आपके पास और आ गया, -VO अपॉन U 1 + d/f। तो इसमें ये जो निगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो फाइनल इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, है ना। ये जो निगेटिव साइन है वो बता रहा है कि क्या बता रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। तो ये सारी चीजें हैं, एक आध कंक्लूजन और निकाल लेते हैं तब के लिए, जब हमें साइज ऑफ द टेलीस्कोप दिया होगा, मतलब जिस पाइप में आपका टेलीस्कोप भरा होता है उसके टर्म में, तो उसके टर्म में भी हम देख लेते हैं कि तब मामला क्या हो जाएगा हमारे लिए, उसमें भी डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा कंक्लूजन, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, एक्चुअली ये किसी अरेंजमेंट में लगा रहता है। कैसे लगा रहता है, देखो ऐसा ही होता ना दूरबीन, ये इस तरीके से ऐसा ही तो होता है, यहाँ से आप देखते हो सब दिखता है आपको। तो ये साइज, ये क्या है, L क्या है, लेंथ, यहाँ जो है लेंथ ऑफ द पाइप, जिसमें ये आपके लेंसेस एडजस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऐसे समझो। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, जस्ट फोकस के थोड़ा किनारे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, यानी UO इज नियरली इक्वल टू F4, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल फोकस के बगल में रखा हुआ है जी। अब दूसरी चीज देखो,
ये वीओ हो गया, वीओ हो गया। अब यूओ की बात करते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ यूओ की बात करें। वीओ, वीओ हमारा कहाँ बन रहा है, ध्यान दें, वीओ हमारा जस्ट कहाँ बन रहा है, वीओ जो बन रहा है यही है ना वीओ। अब वीओ तो यही है, ये तो ये कहाँ बन रहा है, बिल्कुल भाई आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो जब हम अपना पाइप लगाते हैं तो जो हमारा पाइप होता है, एक्चुअली जो पाइप होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके खत्म हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, टेलीस्कोप। ठीक है, अब इस केस में वीओ हमारा कहाँ बन रहा है, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर आईपीस से। ठीक है, तो वीओ जो होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, नियरली इक्वल टू साइन ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप। तो वो अगर एल है तो इसका मतलब हम वीओ को एल ले सकते हैं। तब यही फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू वीओ की जगह हमें एल लिखना होगा, नेगेटिव साइन यही वैसा रहेगी, इमेज उल्टी बनेगी, और वीओ की जगह हम क्या रखेंगे, f4 रख देंगे क्योंकि फोकल लेंथ के बिल्कुल पास है, बाकी की सारी वैल्यू वही है, ठीक है। ये तीन तरीके से फॉर्मूले लिख के हमने आपको बताए। माइक्रोस्कोप के केस में किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों। चलिए अब एक आम न्यूमेरिकल जिसे हम लोग करते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ जी, तो अच्छा इससे पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट करके हम लोग कर देते हैं, तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें, मिटाई डालते हैं, तीन कॉन्क्लूजन आपने निकाल लिए हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में माइक्रोस्कोप तो जानते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है कि फाइनल इमेज आपका कहाँ बनना है, फाइनल इमेज बनना है इनफिनिटी पे। तो रे डायग्राम माइक्रोस्कोप microscope in normal adjustment। तो सब कुछ हमें करना है, डायग्राम बनाने के लिए आया तो आप जानते ही हैं, ये हो गया कि आपका आप जानते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका फोकल लेंथ शॉर्ट होता है, पावर बहुत ज्यादा होता है। ये फोकस हो गया, ये हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया छोटा सा, ये साग लग गए, ये ओवन हो गए हैं। हाँ ये हो गया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से पास हुई, अनदर लाइट में ऐसे गई, इमेज बन गया यहाँ पे आपका। ठीक, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो आईपीस है ना आपका, ये आईपीस का फोकस, यानी जहां ये इमेज बना, ऑब्जेक्टिव पर जो इमेज बना, we shall adjust this eye is such that this image lie on the focus of eyepiece। तो eyepiece से फोकस पर पड़ेगा तो आप तो जानते ही हो, ये इधर फोकस आपने कितना लिया है तो इतना इधर ले लोगे, है जी, हो गया जी। तो
यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले गए आप, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से गुजरेगी जी, फोकस से गुजरेगी। अनदर लाइन रे जो है आपका, ये कहाँ से गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा जी, इसको आप डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ाइए, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बन रही है, ये बन गई, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज बन गई। ए ओ नो यार, फोकस पे था ना, गलत बन गया, आगे नहीं काम किया। तो यहाँ पे हमारा समझ में आ गया, ये मतलब ये फोकस पे है, ठीक है, ये फोकस पे है, ये पैरेलल बीम आएंगी, तो स्केल से अच्छे से नाम करिएगा, इसीलिए छोटी छोटी गड़बड़ियां होंगी। इसका फोकस, ये फर्स्ट फोकस हो गया। अच्छा जी, ठीक है, एक लाइट के पैरेलल लाइट के ये कहां से पास करेगी, फोकस से कर गई। एंड अनदर लाइट में ये कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो आप देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगी, तो ये तो फोकस से है, ये लाइट रे, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, ये आगे बढ़ गई। इसी तरीके से ये जो लाइट रे जाएगी, ये भी आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये जो लाइट रे है यहाँ से, ये तो चलिए ये ठीक है, और ये लाइट रे ना तो इधर कहीं मिलेंगे ना तो इधर कहीं मिलेंगे, तो फाइनली जो इमेज बनेगा, फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल इमेज formed at infinity। इसमें ज़्यादा काम करना नहीं है, आप जानते हो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू mu इंटू m होता है। m इज इक्वल टू आप कहते हो कि क्या होता है, v अपॉन u होता है, और u और m नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन m अगर इस केस में देखो, इस केस में तुम देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो रहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एक का छुपा दो, ये क्या है, सिंपल टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ही तो है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में तो आप तो जानते हो कि जब फाइनल इमेज जो बन रही है उसका मैग्नीफिकेशन हम किसके द्वारा देते हैं, d by f, यही तो लेते हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैग्नीफिकेशन, ठीक। अच्छा, अगर आप ये जानते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है सीधे कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है यहाँ रखा हुआ है। वैसे तो आप जानते ही हो कि अगर टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप किसी तरीके से तो होता है बड़ा है, यहाँ से आप वैसे देखते हो, तो ये वाली दूरी जो है, ये जो AB की डिस्टेंस है, उसको हम किसके बराबर ले सकते हैं, लगभग f के बराबर, क्योंकि ये दोनों दूर हैं। तो यहाँ u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f को लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा v की जगह कर रहे हैं, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v को कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ, यानी इसको ये क्या, इसके बिल्कुल नजदीक लिख सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस जो है ना, ये l के बराबर लिख सकते हैं। तो वही चीज है, u is nearly equal to l and u is nearly equal to f। तो एक दूसरे तरीके से इसको m is equal to हम क्या लिख सकते हैं, माइनस u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l, और इसकी जगह लिख सकते हैं f, और ये d by f। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम को बनाने आना चाहिए, अगर आता है तो दिक्कत ही नहीं है, नहीं आता है तो
अच्छा, कुछ कंक्लूजन्स की बात कर लो। अब मैग्नीफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा जितना फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का कम होगा, ठीक है ना। तो हम इसीलिए लार्ज मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल फोकल लेंथ के ऑब्जेक्टिव लेंस भी लेते हैं और आईपीस भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एफओ का वैल्यू जो होगा एफई से ज्यादा रखेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये सारी चीजें हैं यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं इस लेक्चर में। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी चाहेंगे तो लगा लेंगे एक आध दो। अगला जो डिस्कशन होगा वो हमारा होगा टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।